हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो ये जो बुक है कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आज की एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला पाठ आता है आपका अध्याय 1 में दिया है आपका विज्ञान का अनूठा संसार। तो यहाँ पे देखिए आता है आपका पहला बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहले में पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सिर्फ सिद्धांत याद रखना, सिर्फ सिद्धांत याद करना। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। तो आपको उत्तर में कर देना है पहला अनुमान लगाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है विज्ञान में प्रयोग का उद्देश्य क्या है। विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो आपको आंसर में कर देना है तीसरा नंबर अनुमान का सत्यापन करना। चौथे में विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। तो आपको उत्तर में कर देना है अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है विज्ञान क्या है। तो आपको आंसर में कर देना है विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो आप इस तरह से आपको आंसर कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां में है विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो आपको आंसर में करना है बी नंबर, टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। इसके बाद सातवें में है विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। तो आपको आंसर में कर देना है जिज्ञासु प्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आठवां। देखिए आठवां में पूछा है विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो आपको आंसर में कर देना है ए नंबर, जब कार्य को समूह में किया जाता है। तो आपको इस तरह से विकल्प वाले क्वेश्चन को आंसर कर लेनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका खाली स्थान वाला स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहले में है विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। तो यहाँ पे आपको भर देनी है पहेली। तो आपको दूसरे में भर देना है एक कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तीसरे में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन आवश्यक है। चौथे में भरना है आपको विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। पाँचवें में है नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको इस तरह से खाली स्थान भर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो आपको उत्तर में करना है भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। इसके बाद चौथे में है जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। तो आपको उत्तर में करना है विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कि कुछ नया जानने और समझने की इच्छा, विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। तो आपको चौथे के आंसर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है बच्चों में क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। छठवें में है दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं लिखिए। आपको उत्तर में करना है खाना पकाना, मौसम की भविष्यवाणी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आदि। इसके बाद आता है आपका सातवां में आपसे पूछा है क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो आपको उत्तर में करना है बारिश तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है। तो आपको सातवें के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में है विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको उत्तर में करना है प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें नई नई खोजों के लिए
नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिसे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। 9वें में है, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी के वायुमंडल का रात के आकाश पर प्रभाव पड़ता है, जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में है, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग का अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। 11 में है, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है? तो आपको उत्तर में करना है, टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्याओं को मिलकर सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। इसके बाद 12 में है, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है, विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, तर्क, ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। तो आपको इस तरह 12 के उत्तर में करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? तो आपको उत्तर में करना है, जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमें सीखने, समझने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है। 14 में है, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? तो आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी पर जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे ग्रह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो आपको इस तरह 14 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने के प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं? तो देखिए आपको उत्तर में करना है, टायर से हवा निकलने के कारण जानने के लिए देखेंगे कि कोई कील या कांटा टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर की जांच करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक हो रही है तो हम समझेंगे कि टायर में छेद हो गया है। इसके बाद टायर में पंचर लगाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। यह एक प्रभावी व वैज्ञानिक तरीका होगा। तो आप इस तरह से 15 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, उदाहरण के लिए जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करता हूँ कि क्या उसमें स्याही खत्म हो गई है। यदि स्याही खत्म हो गई है तो नया पेन लेता हूँ और यदि स्याही खत्म नहीं हुई हो तो मैं उसके अन्य हिस्सों की जांच करता हूँ। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। आपको 16 के उत्तर में करना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? तो आपको उत्तर में करना है, विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण को जानने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। आप 17 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है, विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? आपको उत्तर में करना है, विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवालों और खोजों को जन्म देती है, जिससे ज्ञान का विस्तार निरंतर बढ़ता जाता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। तो आपको इस तरह 18 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? आपको उत्तर में करना है, विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यहाँ हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? आपको उत्तर में लिखना है, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी में विज्ञान है। तो आपको इस तरह से 20 के आंसर में करना है। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 2,
अध्याय 2 में है सजीव जगत में विविधता। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में पूछा है, एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भित पौधे खोद निकाला तथा प्रेक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यह पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहले में है पुष्प, दूसरे में है पत्ती, तीसरे में है तना और चौथे में है मूल। तो आपका जो है पहले का आपका राइट आंसर होगा डी नंबर मूल। तो आपको इस तरह आंसर कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, यहाँ पे आपका ये चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देख के आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे पूछा है, दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे ये पीपल का पत्ता है। पत्ते की शिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो आपका जो है दूसरे का आंसर होगा आपका सी नंबर। तो आपको सी नंबर लगा देना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है पीपल, आम, नीम, केला, घास। विद्यार्थी ने इसमें से किन पौधों में समांतर शिरा विन्यास देखा होगा? तो आपको आंसर में लगा देना है डी नंबर, केला तथा घास में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से पौधे दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है। तो आप नीचे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें का, खा, गा के रूप में नामांकित किया गया है? तो आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा। इस चित्र को देख के आपको आंसर करना है। तो आपका जो है चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मूसला जड़, पार्श्व जड़, रेशेदार जड़। तो आपको डी नंबर राइट आंसर लगा लेना। देखिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां में है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो आपको 5वें के उत्तर में लगा देना है। आपका ए नंबर सही होगा, ए केवल एक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारा की आवश्यकता है, वह लता है। तो आपको जो है 6वीं के आपके उत्तर में कर देना है आपको। तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा, आरोही लता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र, शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के आपको आंसर करना है। तो आपको जो है 7वें के आंसर में आपको लगाना है डी नंबर। तो आपको उत्तर में लिखना है डी बीजपत्री, जाली का शिरा विन्यास और मूसला जड़। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में है, सविता के माँ ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, साग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती हैं। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको उत्तर में लगा देना है बी नंबर, लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो आपको इस तरह से आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको भर देना है समूहन, और दूसरे में भर देना है आपको समांतर, और यहाँ पे भरना है आपको जाली का रूपी। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा। तो तीसरा में आपको भरना है, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा भिन्न, और चौथे में भरना है आपको पवित्र, उपवन, और 5वें भरना है आपको अनुकूलन। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। आप अच्छे से देख के भर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनको 2-2 उपकरणों के द्वारा समझाइए। तो आपको इस तरह से उत्तर में करना है, लिखना है आपको कठोरता के आधार पर पौधों की 3 वर्गों में बांटा गया है। साग,
पहला है साग, धनिया, पालक, और दूसरे में है झाड़ी, गुलाब, मेहंदी, और तीसरे में है वृक्ष, आम, नीम। तो आपको जो है 3 वर्गों में इस तरह से बांटा है, आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिए गए फ्लो चार्ट में का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे लिखना है, का में लिखना है आपको समांतर, यहाँ पे जालिका रूपी, एक बीज पत्री में जड़ें, यहाँ पे आपका हो जाएगा रेशेदार, यहाँ पे मूसला जड़, घास, गाजर। तो आपको इस तरह से इनके उदाहरण लिख लेने हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में है, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है जंतुओं के नाम, गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। तो आपको लिखना है, देखिए पहले में लिखा है तिलचट्टा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा चलना, उड़ना। इसी तरह दूसरे में है केचुआ, तो यहाँ पे केचुआ रेंगता है, तो यहाँ लिखना है आपको रेंगना, और यहाँ पे आपको लिखना है पैर। गाय, चलना, पैर। तितली, उड़ना, यहाँ पे पंख, और यहाँ पे तोता, उड़ना, चलना, और यहाँ पे लिखना है पैर, पंख। और छठवें में छिपकली, तो छिपकली रेंगती है, तो यहाँ लिखना है आपको रेंगना, यहाँ पे पैर। अब मेढक का लिखना है उछलना, रेंगना, यहाँ पे लिखना है आपको टांगे। और मक्खी में चलना, उड़ना, यहाँ पे लिखना है आपको पैर, पंख। और 9वें में है घोड़ा, तो चलना, दौड़ना, और यहाँ पे लिखना है आपको टांगे। तो आप इस तरह से देख के भर लीजिएगा। आपको इसी तरह से देख के लिखना है, आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, स्थानीय समुदाय जैव संपदा का संरक्षण सामुदायिक संरक्षण के माध्यम से करते हैं, इसे समुदाय आधारित संरक्षण कहते हैं। आप इस तरह से 6वीं के आंसर में करना है आपको। और 7वें में है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें के उत्तर में आपको करना है, पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्र के पेड़ पौधे एवं जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। आपको 7वें के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास दर्शाए हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाइए। जालिका शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास में आपको इस तरह से चित्र बनाना है। तो यहाँ पे जालिका शिराविन्यास में आप पीपल का पत्ती बना दीजिएगा। और इसके बाद है दूसरे में है सामान्य शिराविन्यास में आपको इस तरह से चित्र बनाना है। तो आप इस तरह से देख के आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8वें के उत्तर में इनमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां में है, बतख के पंखों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस प्रकार से किस कार्य में सहायक हैं। तो आपको उत्तर में करना है, बतख के पैरों में जालीदार संरचना पाई जाती है जिससे वह पानी में आसानी से चल सकती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है, गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के कुबड़ में वसा जमा होती है जिसे ऊँट पानी और ऊर्जा में बदलकर भोजन के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर में आपको लिखना है, नीलगिरी के बुरांश शंकु आकार के होते हैं जो बर्फबारी और तेज हवाओं में जीवित रहते हैं। और सिक्किम के बुरांश में मोटी छाल होती है जो ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं। आपको इस तरह से 11 के उत्तर में आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे दिया है पीपल की पत्ती, केले की पत्ती और ये है लीली की पत्ती। आपको उत्तर में करना है, पीपल की पत्ती में आपको लिखना है जालीदार शिराविन्यास होता है इसमें, और केले के पत्ती में समांतर शिराविन्यास होता है, और लीली के पत्ती में समांतर शिराविन्यास। तो आपको इस तरह से 12 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर में जो है आपको लिखना है, चने के पौधे में मूसला जड़ और जालीदार शिराविन्यास होगा और गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास होगा। आपको 13 के उत्तर में इस तरह से करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में आपको करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है समूह का, और यहाँ द्विबीजपत्री मूसला जड़। तो आपको उदाहरण में लिखना है गाजर, और दूसरे के उदाहरण में आपको लिखना है गेहूँ। तो आप इस तरह से 14 के उत्तर में करिएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है आपका, और आपको लिखना है पहले में
द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में आपको करना है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है मूसला जड़ तंत्र एवं झकड़ा जड़ तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है इनमें चित्र बनाना है, तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है, देख लीजिए। आपको इस तरह से चित्र बनाना है, देख लीजिए। ये है आपका मूसला जड़ और ये है आपका रेशेदार जड़। तो आपको जो है इन चित्रों को एक एक साइड यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आप बना लीजिएगा मूसला जड़ का, यहाँ पे झकड़ा जड़ तंत्र का। तो आप जो है इन चित्रों को देख के आपको बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर में आपको लिखना है हाँ द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ होती हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ होती हैं। आपको 16 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आपको क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर में करना है तरबूज के तने सीधे खड़े नहीं हो पाते, जमीन पर फैले रहते हैं, इसलिए उसे विसर्पी लता कहते हैं, और जो पौधे किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें आरोही लता कहते हैं। आपको 17 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर में आपको लिखना है लद्दाख के ऊँट में 2 कूबड़ वसा जमा करने के लिए होते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान की कठोर परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर में आपको लिखना है मटर के बीज अपने आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। जिन पौधों के बीज में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, और मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है जिसे एक बीजपत्री कहते हैं। आपको 19 के उत्तर में इस तरह से आपको लिखना है। इसमें आपको चित्र बनाना है। तो देखिए एक साइड आपको बनाना है द्विबीजपत्री का, ये चना का है तो आप इसको बनाइएगा, और दूसरी साइड आपको बनाना है मक्के का, एक बीजपत्री बीज का। तो आप इस चित्र को देख के आप बना लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में आपको लिखना है प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौगोलिक जलवायु और पर्यावरणीय स्थिति होती है, जो पौधे और जानवरों की विकास को प्रभावित करते हैं। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां इन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूलन होती है, जिससे उनकी जैव विविधता अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। आपको 20 के उत्तर में करना है इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है, तो आपको आंसर में इस तरह से लिखना है। आपको लिखना है गर्म रेगिस्तान में ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर होते हैं, जो उन्हें गर्म रेत में चलने में मदद करते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान में ऊँट के पैर छोटे होते हैं, जो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में मदद करते हैं। आपको 21 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको आंसर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 22 के। आपको उत्तर में लिखना है तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला, गुड़हल। तो आप जो है इसको इस तरह से बना के आपको लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऐसा लिखा गया है। उत्तर में आपको लिखना है बीज की प्रवृत्ति, तो नीम में हो जाएगा आपका। बीज की प्रवृत्ति कैसी होती है? नीम की होती है कड़वी, और तुलसी का कसैला, आम कठोर, और बबूल चपटे, आंवला चपटे, और केला रेशेदार होता है, और गुड़हल छोटे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद है जड़ तंत्र में लिखना है आपको मूसला रेशेदार, मूसला रेशेदार, मूसला रेशेदार, मूसला। और तने की प्रवृत्ति होती है मोटा कठोर, और आम का होता है मोटा, बबूल का होता है पतला, और आंवला का होता है पतला, और केला का मोटा, और गुड़हल का होता है कठोर। इसके बाद शिराविन्यास में देखिए नीम का होता है जालिका, तुलसी का भी होता है जालिका, और आम का समांतर, बबूल का समांतर, आंवला का समांतर, और केला का जालिका। तो आपको जो है इस तरह से आपको कोष्टक बना के आपको इस तरह से आंसर करना है, तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे चित्र दिया हुआ है इस तरह से।
लिखा है मैदानों में पाई जाने वाली बकरी और ये है पर्वती बकरी। तो इन चित्रों को देख के आपको आंसर करना है। देखिए इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे समानताएं असमानताएं, यहाँ पे लिखना है आपको शाकाहारी बोविडे परिवार स्तनधारी खुर। इसके बाद असमानताएं में लिखना है आपको आकार, आवास, सामाजिक व्यवहार, उपयोग। समानताएं में दूध, मांस, फाइबर, ऊन, बाल, प्रजनन। और यहाँ असमानताएं में आपका है बाल, जलवायु, क्षेत्र, वजन। तो आपको जो है इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परियोजना कार। तो देखिए इस परियोजना कार में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपका होगा वैज्ञानिक का नाम व चित्र और यहाँ पे योगदान संक्षिप्त उल्लेख। तो यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है सलीम अली, यहाँ पे आप चित्र भी बना लीजिएगा। और योगदान में आपको लिखना है इन्होंने पक्षियों की विविधता का अवलोकन किया। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आपका आता है दूसरे में है जानकी अम्माल। तो यहाँ पे आपको चित्र भी बना लेनी है। आपको लिखना है यह एक भारतीय वंशपति शास्त्री थे। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद तीसरा में है अजीत कुमार। और यहाँ पे आपको लिखना है एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हैं। उन्होंने भारतीय वन्यजीव संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र में काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथे में लिखना है आपको डॉक्टर वी बालकृष्णन। आपको यहाँ पे लिखना है इन्होंने दक्षिणी पश्चिमी घाट के जंगली खाद रतालू की आनुवांशिक विविधता पर काम किया है। तो आपको इस तरह से वैज्ञानिक के नाम और उन्होंने क्या कार्य किए हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार दूसरा। 2 में पूछा है अपने दादा दादी से चर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को खोजिए जो कि दादा दादी के समय में दिखाई देते थे परंतु वर्तमान में कम अथवा नहीं दिखाई देते। ऐसे पौधों एवं जंतुओं के बीच चित्र एकत्रित कर एक स्क्रैपबुक तैयार कीजिए। तो आपको जो है यहाँ पे आपको स्क्रैपबुक तैयार करना है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार 3। प्रोजेक्ट कार 3 में देखिए आपको इस तरह से आंसर करना है। यहाँ पे लिखना है आपको परियोजना का नाम, लागू करने का समय, परियोजना का उद्देश्य और भारत सरकार द्वारा किया गया प्रकाश कार्य। पहले में है हाथी परियोजना। लागू करने का समय है इसका 1992 और परियोजना का उद्देश्य है हाथियों की आबादी बढ़ाने और भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास हाथियों का संरक्षण। दूसरे में है घड़ियाल परियोजना 1975 लुप्त प्राय घड़ियाल का संरक्षण और घड़ियाल का संरक्षण। तीसरे में है गिद्ध संरक्षण परियोजना, कब लागू हुआ था 2001 में, गिद्धों की आबादी बढ़ाना और गिद्ध को मारने पर जुर्माना। इसके बाद आता है आपका चौथा में देखिए यहाँ पे है समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में लागू हुआ था, कछुआ का संरक्षण, अवैध शिकार को रोकना। पाँचवें में है हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में लागू हुआ, तेंदुआ का संरक्षण, लुप्त प्राय प्रजाति को बढ़ाना। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 में है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे फल, पिज्ज़ा, केक और यहाँ पे देखिए लिखा है आइसक्रीम, दूध, चॉकलेट। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है और इसमें पूछा है इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो संतुलित आहार में आप जो है किस किस को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए संतुलित आहार में आपका शामिल होगा फल और दूध, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 5। इसमें आपका आएगा फल और दूध। तो आपको इस तरह से आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर स्कर्वी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है
सोहन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर, शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें में है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? तो क्या बदलाव करना चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है आहारी रेशें युक्त आहार लेना चाहिए। इसके बाद है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वें में है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत हैं। तो आपका जो है 6वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटीन। 7वें में है, गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो आपको उत्तर में लगा देना है बी नंबर, नमक की खेती। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो आपको आंसर में लगा देना है सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तो आपको इस तरह आंसर कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थान भरने हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको भरना है संक्रमण, और दूसरे में भरना है आपको B1, और तीसरे में भरना है आपको वसा। इसके बाद आता है आपका चौथा में भरना है आपको संतुलित आहार, और 5वें में भरना है आपको आयोडीन, और 6वें में भरना है आपको डी, विटामिन डी, और 7वें में भरना है आपको घेंघा, 8वें में भरना है आपको उत्पादन और उपभोक्ता। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, समय के साथ एक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो आपको उत्तर में करना है, पहले के समय में खाना पकाने का काम चूल्हे पर किया जाता था। आजकल ज़्यादातर लोग आधुनिक गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो आपको 3 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आपको लिखना है, रेणु की दादी को डॉक्टर कुछ फाइबर वाले आहार लेने की सलाह देंगे, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज। तो आपको इस तरह चौथे के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व की कमी होती है और यहाँ मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको 5वें के उत्तर में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको लिखना है, शारीरिक गतिविधि हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा है। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जैसे कि चावल, रोटी, आलू। आपको इस तरह 6वें के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7वें के उत्तर में आपको लिखना है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। इसे शरीर का निर्माण खंड कहते हैं। इसे 2 जंतु स्रोत मांस और अंडे हैं। इसके 2 जंतु स्रोत और मांस अंडे हैं। आपको 7वें के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है, हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम और फास्फोरस महत्वपूर्ण खनिज है। इसके स्रोत कैल्शियम दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, फल आदि हैं। आपको 8वें के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। तो आपको 9वें के उत्तर में करना है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्य एजेंसी है। यह एजेंसी सुनिश्चित करती है कि इससे उपभोक्ता को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वें में देखिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको लिखना है, मिलेट पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है,
लेकिन केवल मिलेट खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। आपको 10 के उत्तर में करना है इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको 11 के उत्तर में करना है, शिक्षक के कॉटन दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदों का नीला काला होना और मोजे पर रंग ना बदलना, इसका कारण यह है कि कॉटन दुपट्टे में स्टार्च मौजूद था जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था। आपको इस तरह से 11 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में करना है, प्रयोगशाला में हमेशा सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और कोट पहनना चाहिए। सभी रसायन को लेबल पढ़कर सावधानी से उपयोग करना चाहिए। आपको 12 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर में करना है आपको, कोलूथर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया। वर्तमान में भारत सरकार की मध्याह्न भोजन योजना चलती है। तो आपको इस तरह आंसर करना है 13 में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में आपको लिखना है, ध्रुवी भालू अपने शरीर की चयापचय दर को धीमा कर देते हैं और ऊर्जा की खपत कम कर देते हैं। इस समय वह अपने शरीर में जमा वसा का उपयोग करते हैं। आपको 14 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको भोजन के घटक, विटामिन या और खनिज। यहाँ पे लिखना है कार्य, स्रोत, अभावजन्य रोग या विकार। यहाँ पे लिखना है आपको लक्षण। तो विटामिन B1 में यहाँ पे आपको कार्य में लिखना है, तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखता है। और स्रोत में लिखना है आपको मांस, अंडे। और विकार में लिखना है आपको एनीमिया। और लक्षण में थकान, सांस फूलना। दूसरे में है विटामिन, शरीर वृद्धि और विकास। स्रोत में लिखना है आपको सब्जी, फल, रतौंधी, रिकेट्स। और लक्षण में थकान, कमजोरी। आयरन में आपको लिखना है हीमोग्लोबिन बढ़ाना। स्रोत में लिखना है पालक, गुड़। और विकार में लिखना है आपको एनीमिया। और लक्षण में लिखना है आपको चक्कर आना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर में आपको करना है। आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है, तैली धब्बा वसी की उपस्थिति दर्शाता है और दूध धब्बे से इस धब्बे से होकर अपने वाला प्रकाश का परिभाषी दिखाई देगा। आपको 16 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका 17। तो आपको 17 के उत्तर में करना है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लक्षण होना आवश्यक है और इसे संतुलित आहार कहते हैं। आपको 17 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। बीमारियों से बचने और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपको इस तरह 18 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इस तरह से उत्तर में लिखना है, खेत से भोजन हमारी थाली तक पहुंचने में उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपभोग शामिल है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लागत, प्रदूषण और स्थानीय किसानों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपको 19 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में का नंबर में पूछा है, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है। तो आपको उत्तर में लिखना है रतौंधी। दूसरे में है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। तो आपको लिखना है विटामिन A। इसके बाद गा नंबर में, तो गा नंबर के उत्तर में आपको करना है गाजर, पालक, आम, मीठा आलू, शकरकंदी, पपीता और दूध आदि। तो आपको इस तरह से गा नंबर के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर का देखते हैं। देखिए पहले में पूछा है, चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी। तो आपको उत्तर में करना है, कैल्शियम हड्डियों को प्रमुख घटक है। यह टूटी हड्डियों को जोड़ने और मजबूत रखने में सहायता करता है। ख नंबर में है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन D युक्त सिरप भी क्यों दिया। तो आपको उत्तर में करना है, विटामिन D शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। और गा नंबर में देखिए, गा नंबर के उत्तर में आपको करना है,
मेरे मन में सवाल उठता है कि डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी क्यों दी। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए यहाँ पे है आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो आपको 22 के उत्तर में करना है। 22 के उत्तर में आपको करना है, मैं ताज़े फल और अंकुरित अनाज पसंद करूँगा क्योंकि इनमें पोषक तत्व भरपूर होता है और पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स, कुरकुरे हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसलिए मैं इसे नहीं लूँगा। तो आपको इस तरह से 22 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ नंबर में पूछा है, मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है। तो आपको उत्तर में करना है, ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान को कम करने में मदद मिलती है। खा नंबर में आपको लिखना है, क्योंकि इसे शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलती है। तो आपको इस तरह से खा के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रयोजनाकार। देखिए इस प्रयोजनाकार में यहाँ पे आपको लिखना है दिवस और उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखने हैं और यहाँ पे उपस्थित पोषक तत्व। तो सोमवार को क्या मिलता है, तो यहाँ पे उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको रोटी, दाल, चावल, सब्जी और यहाँ पे इनसे क्या मिलता है आपको, तो आपको लिखना है आयरन, कैल्शियम। और मंगलवार को आलू पराठा, पनीर, तो यहाँ पे आपको लिखना है विटामिन, पोटेशियम। बुधवार को दलिया, मशरूम, दही, यहाँ पे लिखना है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। गुरुवार को सेव, पोहा, भिंडी, रोटी, यहाँ पे लिखना है आपको विटामिन ए, विटामिन सी। और शुक्रवार को गोभी पराठा, मसूर दाल, चावल, यहाँ पे लिखना है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और शनिवार को मांस, अंडे, और यहाँ पे लिखना है आपको प्रोटीन, विटामिन ए। तो आपको इस तरह से प्रयोजनाकार 1 में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। देखिए प्रोजेक्ट 2 में इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखना है आपको खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है। यहाँ पे ऊर्जा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहारी रेशें, अन्य पे आपको जो है इनका आंसर खुद से कर लेना है या अपनी क्लास टीचर से आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 3 और इस प्रोजेक्ट 3 का भी आंसर आपको अपने से कर लेना है या फिर अपने क्लास टीचर से पूछ के आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में दिया है आपका चुंबकों को जाने। देखिए पहले क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में पूछा है, प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे। तो आपको सही आंसर लगा देना है ए नंबर, तारों की स्थिति से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रख दिए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेक्षण के आधार पर इनमें से कौन सा विकल्प निष्कर्ष को दर्शाता है। तो आपका जो है दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको सी नंबर राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना कार्य के लिए 2 चुंबकों की आवश्यकता है किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने उसी चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कील को चुंबक पर बार बार रगड़ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि आपको कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे। तो आपको आंसर कर देना है बी नंबर, चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से आपका यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है, एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक क्षण चुंबक चित्र ए को चित्र बी में दर्शाए अनुसार उस क्षण चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया। छात्र को चित्र बी के अनुसार किस भाग में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा। तो आपको आंसर में कर देना है डी नंबर, उपरोक्त किसी भाग से नहीं।
तो आप इस तरह से पाँचों के उत्तर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका छठवां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि किसी छड़ चुंबक को एक पैकेट लोहे की पिनों में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन की चुंबक किस ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे। तो आपको आंसर में क्या देना है, डी नंबर, दोनों ध्रुवों पर। नेक्स्ट आता है आपका सातवां। 7 में, यदि किसी चुंबक को 10-12 भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव होंगे। तो आपको आंसर में कर देना है बी नंबर, 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव। आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, आसमान ध्रुव वाले चुंबक को एक दूसरे के समान रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपका जो है 8वीं का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है, जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है। तो आपको 9वें के उत्तर में करना है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में, चुंबक कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको 10वीं के आपके सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सुई के आकार का चुंबक। तो आप इस तरह से ऑप्शन वाले को आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में जो है आपको खाली स्थान भरने हैं। तो ये पहले में भरना है आपको उत्तर दक्षिण, और दूसरे में भरना है आपको चुंबकीय, और तीसरे में भरना है आपको अचुंबकीय, और चौथे में भरना है आपको 2, और पाँचवें में भरना है आपको प्रतिकर्षित आकर्षित, और छठे में भरना है आपको चुंबक। तो आप इस तरह से खाली स्थान देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। यहाँ से आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में आपको लिखना है, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हेडफोन, मिक्सर, खिलौने, डोरबेल, कील, पिन, चाबी, दरवाजे के हैंडल। तो आप इस तरह 3 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आपको करना है, धूल और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चुंबकीय दिसूचक यंत्र को बंद डिब्बी में रखा जाता है। और पाँचवें के उत्तर में आपको लिखना है, स्वतंत्र रूप से लटकाना और दूसरे चुंबक का उपयोग करना, यह प्रयास रेशमा करेगी। तो आप इस तरह से पाँचवें के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको करना है, हाँ, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है, जिससे हम पूर्व और पश्चिम दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं। आपको 6 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको लिखना है, आपको इस तरह से आंसर में करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आप इस तरह से यहाँ तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है, पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को एक निश्चित दिशा में संरेखित करता है, जिससे वह हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है आपका 9वां के उत्तर में आपको लिखना है चुंबक है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखना है, नहीं, दिसूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का टुकड़ा रखने पर दिसूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आंसर में करना है, तांबा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, चुंबक केवल लोह चुंबकीय पदार्थों की ही आकर्षित करता है, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तांबा एक गैर चुंबकीय धातु है। इसके बाद आपको 12 के उत्तर में आपको करना है, चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध करने वाली सामग्रियां मुख्य रूप से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होती हैं। ये सामग्रियां जैसे लोहा, स्टील, कील और कोबाल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर में आपको करना है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग कर चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की पहचान कर सकते हैं। आपको इस तरह से 13 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। लिखना है आपको, कार के सामने की ओर दूसरे चुंबक को धीरे धीरे लाएंगे
यदि कार का अगला भाग चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो इसका मतलब है कि कार के अंदर का चुंबक का ध्रुव दूसरे चुंबक के विपरीत ध्रुव है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको 15 के उत्तर में करना है, नहीं दीपा अपनी कार में सफल नहीं हुई क्योंकि चुंबक के जितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए हर टुकड़े में हमेशा 2 ध्रुव उत्तरी और दक्षिण ध्रुव मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर में आपको करना है, चुंबकीय पदार्थ में लिखना है आपको वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं जैसे लोहा, निकेल। और अचुंबक पदार्थ में लिखना है आपको वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक। तो आप इस तरह 16 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर में आपको करना है, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जिससे वे लोहे के टुकड़ों को अधिक आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है इस चित्र को देखकर आपको आंसर करना है। तो देखिए पहला दिया है यहाँ पे, दिए गए उपकरण का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है यह चुंबकीय कंपास है। दूसरे में है तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है चुंबकीय कंपास की सुई विक्षेपित हो जाएगी। और तीसरे के उत्तर में आपको करना है चुंबकीय कंपास का उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर में आपको देखिए इस तरह से आपको लिखना है, किसी चुंबक को पीटना, पटकने, गर्म करने, समान ध्रुव को पास पास लाने व सही रख रखाव न करने से किसी भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन आता है आपका। तो इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। आंसर में आपको लिखना है, आपको 20वें के आंसर में लिखना है, जब 2 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। चित्र में चुंबक की का और खा के समान ध्रुव एक दूसरे के सामने हैं जिस कारण चुंबक के नीचे नहीं जा रहा है। चुंबक का को खा के संपर्क में लाने के उपयोग, चुंबक का को पलट दें, चुंबक खा को हटा दें और फिर से विपरीत ध्रुव के साथ लगाएं। तो आपको इस तरह से 20 के आंसर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में इस तरह से चित्र दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको आंसर पढ़ के बता दे रही। तो आपको यहाँ पे देखिए लिखना है, आकर्षित होने वाली वस्तुएं, प्रतिकर्षित होने वाली वस्तुएं। आकर्षित होने वाली वस्तुएं में आपको लिखना है लोहे के कील, पिन, कैंची, चाबी। और प्रतिकर्षित में लकड़ी का टुकड़ा, कांच की गिलास, पेंसिल, रबर। और यहाँ पे स्टेपलर, सेफ्टी पिन। और यहाँ पे लिखना है मोमबत्ती, पेन, रुमाल। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पहले के आंसर में आपको लिखना है चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। और दूसरे के उत्तर में करना है चुंबक को चुंबकत्व उसके ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। इसके बाद तीसरे के उत्तर में आपको लिखना है चुंबक को ऊंचे तापमान से दूर रखना चाहिए, चुंबक को गिरने, जोर से टकराने से बचाना चाहिए। चौथे के उत्तर में करना है आपको लकड़ी और प्लास्टिक। तो आप इस तरह से 22 के उत्तर में कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है परियोजनाकार। प्रोजेक्ट 1 में देखिए उपकरण के नाम लिखने हैं आपको, और उपकरण में चुंबक का कार्य, उपकरण में से चुंबक हटाने पर क्या प्रभाव होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है। पहले में लिखना है आपको रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा, और यहाँ पे लिखना है आपको दरवाजे को कसकर बंद रखना, और यहाँ पे लिखना है आपको दरवाज़ा बंद नहीं होगा। दूसरे में लाउड स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। हेडफोन ध्वनि उत्पन्न करना, और पंखे की मोटर गति उत्पन्न करना। और पाँचवीं में है आपका जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। छठवीं में है क्रेडिट डेबिट कार्ड डाटा स्टोर करना। सातवीं में लोहे के खिलौने टुकड़ों को जोड़ना। आठवीं में दरवाजे की कुंडी, दरवाजे को बंद करना। नौवीं में है बैग पर्स का लॉक, पर्स बैग बंद करना। और 10वीं में कंपास दिशा का पता लगाना। तो आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट कार्ड में आप आंसर कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से अच्छे से देख के आप लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में आपका दिया हुआ है लंबाई एवं गति।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, यदि आपके मापक स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको आंसर में कर देना है बी नंबर, माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करें। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको आंसर में लगा देना है सी नंबर, उभरे चिन्हों वाला स्केल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आपको उत्तर में कर देना है, एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई मापें। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन है, आप और आपके मित्र कबड्डी कोर्ट के लिए रेखाएं कैसे खींचेंगे। तो आपको आंसर में लगा देना है बी नंबर, संदर्भ बिंदु का उपयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवें में देखिए लिखा है, जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपको आंसर में लगा देना है बी नंबर, वे आराम कर रहे हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर छठवा। देखिए क्वेश्चन नंबर छठवें के उत्तर में आपको लगा देना है बी नंबर, लचीले मापन फीते से। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सातवां। देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां आपका इस तरह से है और सातवें के उत्तर में आपको लगा देना है, मैं आपको कर देना है ए नंबर, दिल्ली 0 किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर आठवां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आठवां इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको लगा देना है निशान के ठीक ऊपर। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। तो देखिए पहले में भरना है आपको 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और दूसरे में भरना है आपको आवृत्ति गति, तीसरे में भरना है आपको धागा, और चौथे में भरना है आपको मीटर, और पाँचवें में भरना है आपको देखिए और पाँचवें भरना है आपको 0.1 सेंटीमीटर, और छठवें भरना है आपको वृत्तीय गति। तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में आपको लिखना है, दृष्टि बाधित व्यक्ति ब्रेल स्केल या टेप माप का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आपको लिखना है, नहीं रेल के पटरी की लंबाई मापने के लिए किलोमीटर और मोबाइल की मोटाई मापने के लिए मिलीमीटर व सेंटीमीटर का उपयोग करना चाहिए। तो आप इस तरह से 4 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आपको इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 में दीपक की गति, दोलन गति, झूले पर झूलना, हरदीप की गति, वृत्तीय गति, मेरी गो राउंड झूले पर घूमना। तो आप इस तरह से 6वें के उत्तर में कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको लिखना है, पेड़ से फल गिरना सरल रेखीय गति कहलाता है, और दीवार घड़ी में सुइयों की गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो आपको इस तरह 7 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका 8वां। 8 के उत्तर में आपको लिखना है, संदर्भ बिंदु वह स्थिर बिंदु है जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है, मानक इकाइयाँ पूरे विश्व में एक समान होती हैं और सटीक तथा तुलनात्मक माप प्रदान करती हैं, जिससे संचार और व्यापार में सुविधा होती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 के उत्तर में आपको करना है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर लंबाई की मूल इकाई है, क्योंकि यह लंबाई के मापन इसके लिए सटीक संदर्भ प्रदान करता है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकरूपता बनी रहती है। तो आपको इस तरह 10 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 के उत्तर में आपको लिखना है, एक धागे का उपयोग करके घुमावदार रेखा की लंबाई को मापा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए 12 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है, आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। 12 के उत्तर में लिखना है आपको, पहले में लिखना है आपको पहले के उत्तर में लिखना है आपको किलोमीटर, और दूसरे सिक्के की मोटाई में लिखना है आपको मिलीमीटर, और रबड़ की लंबाई में लिखना है आपको सेंटीमीटर या मिलीमीटर, और स्कूल मैदान की लंबाई में लिखना है आपको मीटर। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 के उत्तर में आपको लिखना है, स्केल के वस्तु के साथ सटाकर रखें और शून्य निशान से मापन शुरू करें। दूसरे में है, माप लेते समय आँख की स्थिति बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 के उत्तर में आपको करना है, पहले में लिखना है आपको लुढ़कती हुई गेंद में लिखना है स्थानांतरीय गति घूर्णन गति, और दूसरे में साइकिल की पहिया स्थानांतरित गति घूर्णन गति। तो आप इस तरह से 14 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 के उत्तर में करना है लचीले मापन वाले फीते वस्तुओं के घुमावदार आकार के अनुसार मुड़ सकते हैं और सही माप दे सकते हैं। 16 के उत्तर में आपको करना है हम पाते हैं कि उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का आकार और माप भिन्न होता है। नेक्स्ट है आपका 17 के उत्तर में करना है जब कोई वस्तु दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखी गति कहते हैं। उदाहरण है सीधी सड़क पर चलती हुई कार और ऊपर से सीधी रेखा में गिरता हुआ पत्थर। तो आप 17 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 18 के उत्तर में आपको करना है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है लंबाई की उपयुक्त मात्रक और मापनीय वस्तु। तो मिलीमीटर में लिखना है आपको चींटी पेंसिल की नोक, सेंटीमीटर में लिखना है आपको माचिस रबर उंगली, और मीटर में लिखना है आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर में आपको करना है संभावित कारण निम्नलिखित है, और आपको लिखना है माप लेने के तरीके में अंतर, उपयोग किए गए उपकरण में अंतर, माप लेने में गलतियाँ, उपकरण का सही ना होना। तो आप इस तरह से 19 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में करना है घुमावदार रेखा के एक सिरे पर धागे को रखेंगे, फिर धागे को घुमावदार रेखा के साथ साथ मोड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। इसके बाद घुमावदार रेखा के दूसरे सिरे पर धागे को चिन्हित करेंगे, फिर धागे को सीधा करेंगे और स्केल से लंबाई को मापेंगे। यहाँ घुमावदार रेखा की लंबाई होगी। आपको इस तरह से 20 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के उत्तर में आपको करना है संदर्भ बिंदु एक स्थिर या ज्ञात स्थान होता है जिससे किसी वस्तु की स्थिति को सटीक रूप से बताया जा सकता है। उदाहरण में आपको लिखना है किसी पेड़ से 5 मीटर उत्तर या दक्षिण। इस प्रकार से कभी कभी हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। देखिए प्रश्न क्रमांक 22 में जो है आपको इस तरह से उत्तर में आपको लिखना है गतिशील वस्तुओं में लिखना है आपको चलती हुई कार, उड़ती हुई चिड़िया, घूमता हुआ पंखा, बहता हुआ पानी, चलती हुई घड़ी की सुई। विराम अवस्था में वस्तुएं में लिखना है आपको कुर्सी, दीवार, किताब, पहाड़, घर। विराम अवस्था वाली वस्तुओं को गतिशील बनाने के लिए किताब को उड़ाना, कुर्सी को खींचना, दीवार गिराना, पहाड़ तोड़ना आदि। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका प्रयोजनाकार। देखिए प्रोजेक्ट 1 में आपसे पूछा है तो आपको प्रोजेक्ट 1 के उत्तर में आपको करना है वृत्तीय गति के उदाहरण में आपको लिखना है घड़ी की सुइयों की गति, पंखे की ब्लेड की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल के पहिए की गति, चरखी पर झूलते हुए व्यक्ति की गति। दोलन गति के उदाहरण में आपको लिखना है झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, गिटार के तार का माप कंपन, दीवार घड़ी में लटके हुए पेंडुलम की गति। आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है सहपाठी का नाम और लंबाई मीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में। तो आप अपने दोस्तों का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, सहपाठियों के नाम और उनकी लंबाई मीटर और सेंटीमीटर कितनी है। तो आप इसको कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।